हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द रिवेंज ऑफ द स्ट्रेंज स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रिवेंज ऑफ द स्ट्रेंज स्पिरिट। मेजर क्रिस्टोफर एलन आरामदायक कुर्सी पर बैठते ही अच्छा महसूस करने लगे थे। वह मध्य प्रदेश की भीषण गर्मी से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। इंग्लैंड से आने के बाद पिछले 2 सालों में यह उनकी डलहौजी की तीसरी यात्रा थी। मध्य प्रदेश में उनका ऑफिस था। उसे सालाना 1 महीने की छुट्टी के अलावा साल में 1 बार बीमारी की छुट्टी भी दी जाती थी, यानी कि उस ऑफिस से मिलती थी। एक सुनियोजित व्यक्ति होने के कारण वह केवल गर्मियों में ही बीमार पड़ते थे, सर्दियों में कभी नहीं, जब मध्य प्रदेश का मौसम सहने योग्य होता था। पर इस बार स्वास्थ्य लाभ और आराम के लिए उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया गया था, यानी 2 हफ्ते का अवकाश मिला था। क्रिस्टोफर एलन को डलहौजी का सामान्य वातावरण और जलवायु इंग्लैंड के समान ही लगता था, और यही मुख्य कारण था कि उन्होंने उसे किसी भी अन्य पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अधिक पसंद किया था। मेजर क्रिस्टोफर एलन को ये विश्राम गृह खास तौर पर पसंद था। डलहौजी के ज़्यादातर विश्राम गृह पहाड़ी की ढलान पर सुविधाजनक जगहों पर स्थित थे, लेकिन ये पहाड़ी से थोड़ा नीचे था। ये एक आरामदायक 2 मंजिला मकान था, जिसके साथ आधा दर्जन बाहरी घर जुड़े हुए थे। क्या आप चाय पीना चाहेंगे साहब? रसोइया रामकिशन बोला। नहीं रामकिशन, आओ बैठो, क्रिस्टोफर ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर रसोइया जब भी उससे बात करना चाहता था बैठ जाता था। बताओ, पिछले कुछ महीने कैसे रहे? उन्होंने पूछा। गेस्ट हाउस की देखभाल के लिए 3 रसोइये और लगभग 1 दर्जन नौकर रखे गए थे। ये विश्राम गृह, जो सर्दियों को छोड़कर आमतौर पर पूरे साल भरा रहता था, अपनी पहली यात्रा पर ही मेजर का लगभग 65 वर्षीय ये नौकर रामकिशन मधुर और स्नेहपूर्ण तबीयत का था, और मेजर से इसके अच्छे संबंध थे। सब ठीक रहा साहब, सभी दिन तो ठीक ही रहते हैं, रामकिशन ने दार्शनिक लहजे में कहा। क्रिस्टोफर अपनी जांघ पर थपथपाते हुए जोर से हंसा। आपको जानते हुए मुझे पहले ही जवाब पता होना चाहिए था रामकिशन। मध्य प्रदेश में तो बहुत गर्मी थी ना साहब? हाँ, बहुत गर्मी थी रामकिशन। उस मौसम के बारे में तुम्हें क्या पता? तुम तो अपने शहर से कभी बाहर ही नहीं गए। चलो छोड़ो, खैर ये तो बताओ कि मेरे पिछले दौरे के बाद से पिछले 6-7 महीने में क्या क्या हुआ? कुछ सोचते हुए फिर रामकिशन ने बोला, कुछ खास नहीं साहब, मैं तो यहाँ बड़े साहबों की खातिरदारी में ही लगा रहता हूँ। मुझे फैशन की दुनिया का क्या पता, उसने आदरपूर्वक कहा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है उन घोटालों, अफवाहों, कहानियों से जो चारों ओर फैली थीं। आप पिछले कई दशकों से हम लोगों को देख तो रहे हैं, इसलिए आप हमारी आंतरिक और बाहरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, क्रिस्टोफर ने हंसते हुए कहा। रामकिशन अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता साहब। आपके जैसे कई बड़े साहब आए और गए, उनकी मेम साहबें इतनी गोरी और रंग बिरंगी गर्मियों के फूलों की तरह चहचहाती रहती थीं। वह सुबह निकलती थी और शाम को देर से लौटती थी। रामकिशन, तुम किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं बता रहे हो, मैं किसी और से पूछूंगा। उस दूसरे शख्स का नाम क्या है? सुरेश। हाँ सुरेश, वो मुझे और भी अच्छी और बारीक तस्वीर देगा, क्रिस्टोफर ने मजाक किया। अगले कुछ मिनटों तक दोनों एक दूसरे के साथ शांति से बैठे रहे और शांत घने जंगल को देखते रहे। कुछ देर बाद रामकिशन बोला, एक घटना तो हुई थी साहब, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। ठीक है, तुम मुझे बाद में सब बता सकते हो। एक्चुअली मैं भूल गया था कि मुझे मॉल में एक दोस्त से मिलना है। क्या तुम मेरे लिए अभी चाय का कप ला सकते हो? क्रिस्टोफर ने कहा। उस रात लगभग 11 बजे के बाद मेजर अपने बिस्तर पर एक किताब लेकर आराम से लेट गए। दिन बहुत व्यस्त रहा था। मॉल की सैर उनकी उम्मीद के मुताबिक मनोरंजक रही। हालांकि भारी डिनर और साथ में कैरमल कस्टर्ड की एक अतिरिक्त मात्रा जो उनकी मेज़बान ने उन पर ज़बरदस्ती थोपी थी, उन्हें पेट फूलने जैसा महसूस हो रहा था। उन्होंने वो चाय भी नहीं पी थी जो वह आमतौर पर रात के खाने के बाद पीते थे। अब उबासी लेते हुए क्रिस्टोफर ने किताब एक तरफ रख दी। वह काफ़ी पढ़ चुके थे। टेबल लैंप बंद करके उन्होंने रज़ाई को चारों तरफ से समेट कर ठीक किया, लेकिन गहरी नींद उन्हें नहीं आ रही थी। रात भर उन्हें एक लड़की के सपने आते रहे। एक गोरी लड़की, खूबसूरत स्थानीय लड़की, जो बिना कुछ बोले रोती और कराती रही। वो रात में 3 या 4 बार भारी
उदासी की भावना के साथ जाग उठे। सुबह तक दुख का एहसास उनके साथ रहा और बाहर जाने का उनका मन ही नहीं किया। वह पूरे दिन पढ़ते और ऊँघते रहे। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है साहब? रामकिशन ने मेजर के लिए रात के खाने के बाद चाय लाते हुए आदरपूर्वक पूछा। नहीं रामकिशन, मैं बीमार महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह से बहुत उदास हूँ, उन्होंने कहा। कुछ परेशानी है साहब? रामकिशन ने चिंतित स्वर में फिर पूछा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है रामकिशन, सब भूल जाओ, क्रिस्टोफर बोले। आखिरकार उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। उसने हल्का खाना खाया था और रामकिशन की लाख कोशिशों के बावजूद उसने मिठाई नहीं चखी। मेरे लिए सुबह की चाय 5 बजे ले आना रामकिशन। इस सब खामोशी ने मुझे सुस्त बना दिया है। कल मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, वह बोले। रामकिशन के जाने के बाद वह 1 घंटे तक बिना किसी रुचि के पढ़ते रहे और फिर सोने का फैसला किया। उन्होंने कमरों की तीनों लाइटें बंद कर दी और टेबल लैंप बंद करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अपने सामने एक आकृति बनती देखी। उन्होंने डर के मारे आंखें मली, सोचा कि रोशनी का कोई जादू है, लेकिन नहीं, उनके सामने एक आकृति ज़रूर बनती जा रही थी। हर पल वह साफ और साफ होती जा रही थी। 1 मिनट बाद लगभग 16 या 17 साल की एक लड़की उनके सामने खड़ी थी। बेहद अजीब और विचित्र बात यह थी कि क्रिस्टोफर को कोई डर या आतंक महसूस नहीं हुआ। वह बोले, आप कौन हैं? स्थिति की असंगति उससे छिपी नहीं रही और वह तभी बोली, मैं कमला की आत्मा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह समझ गया। आत्मा? वह तो भूत थी, क्रिस्टोफर ने बिस्तर से उठते हुए सोचा। लड़की ने तभी कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हत्या का बदला लो। हत्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? सुनिए मेजर साहब, 2 महीने पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा बदला लें। तभी क्रिस्टोफर बोले, देखो मुझे नहीं पता तुम मेरे पास क्यों आई हो। अगर तुम आत्मा हो जैसा कि तुम कह रही हो तो खुद बदला क्यों नहीं ले लेती? ज़रूर तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। अब बात ये थी कि क्या वो सचमुच किसी आत्मा से बात कर रहा था या फिर बस सपना देख रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात सपने में आई लड़की और आज जो उसके सामने खड़ी लड़की दोनों एक ही हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? और उसे डर या घबराहट क्यों नहीं हो रही थी? अगर वो सच में भूत है तो वो अब तक चिल्लाकर भाग गया होता, उसने मनी मन सोचा। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, मैंने तुम्हें कल सपने में देखा था, उसने अचानक कहा क्रिस्टोफर ने। हाँ, मैं आपके सपने में आई थी। आपको मेरी मदद करनी ही होगी साहब, आपको दोषियों को सज़ा देनी होगी, वह बोली। अच्छा, तुम मुझे अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती? मैं उसे सुनने के बाद ही कोई फैसला लूँगा, क्रिस्टोफर बोला। लड़की ने बताया कि वह एक दूध वाले की बेटी है और उसकी शादी पास के गांव के एक लड़के से तय हो गई थी। कभी कभी उसके पिता उसे रेस्ट हाउस भेज देते थे जहां रोज़ाना दूध जाता था उनकी तरफ से, यानी कि उसके पिता की तरफ से। लगभग 2 महीने पहले जब वह हमेशा की तरह दूध का राशन छोड़ने आई तो एक अंग्रेज़ ने उसे रसोई के पास रोक लिया। उसने उसे ज़ोर से पकड़ लिया। वह डरकर उससे बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह अंग्रेज़ उससे ज़्यादा ताकतवर था। उसने उसके दाहिने हाथ पर जोर से काटा, यानी कि उस लड़की ने, लेकिन तब भी उस अंग्रेज़ ने उसे छोड़ा नहीं। वह उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया, जहां उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसने अपना मुंह खोला चिल्लाने के लिए, पर उस अंग्रेज़ ने उसके चेहरे पर तकिया रख दिया और उसके मुंह को दबा दिया। इस तरह से उसने अपनी अंतिम सांस ली। अब क्रिस्टोफर कुछ देर तक शांत रहा, फिर पूछा, तुम्हारे शरीर का क्या हुआ? उसने उसके साथ क्या किया? उसने पूछा, पूरी कहानी के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आया मुझे। उन्होंने इस शरीर को दफना दिया। दफना दिया? कहाँ दफनाया? और क्या किसी ने भी उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा? क्रिस्टोफर ने अविश्वास से पूछा। उसने उस शरीर को बाथरूम में बाथटब के नीचे दबा दिया। लेकिन उसने ये अकेले कैसे किया? बाथटब अभी लगना बाकी था साहब। उन्होंने मुझे रेत और सीमेंट से ढक दिया और टब ऊपर रख दिया। जब टब को पक्का सीमेंट किया जा रहा था तब भी उन्होंने निगरानी रखी। क्रिस्टोफर उस आकृति को घूर रहा था। क्या ये सच है? आप मुझ पर यकीन करते हैं ना साहब, है ना? उसने उदास होकर पूछा। सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी हत्या का बदला खुद क्यों नहीं ले रही हो। मैंने सुना है कि आत्माएं ऐसा कर सकती हैं। मैं सिर्फ बदला नहीं बल्कि इंसाफ चाहती हूँ।
मेरे गायब होने से मेरे परिवार पर कलंक लगा है साहब। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता, गांव वाले, मेरे मंगेतर सबको पता चले कि मेरी हत्या हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हत्यारे पर मुकदमा चले और जो उसने मेरे साथ किया है उस घृणित कृत्य की उसे सज़ा मिले। उसने बेहद आत्मविश्वास से अपनी बात को मेरे सामने रखा। क्रिस्टोफर अब उस कांपती हुई आकृति को देख रहा था और जान गया था कि वो सच बोल रही थी। चलो अब ये भी बता दो कि तुम्हारा हत्यारा आखिर है कौन। आप विश्वास कर पाएंगे साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो, तुम सारी बात बता सकती हो। वो आपके जूनियर साहब रिचर्ड हैं। रिचर्ड? क्रिस्टोफर ने चौंकते हुए कहा। रिचर्ड? वो तो 19 साल का लड़का है जो अभी इंग्लैंड से आया है। उसने ये जघन्य अपराध किया था। वो शिमला कब आया था? अपने विचारों में मग्न क्रिस्टोफर को पता ही नहीं चला कि लड़की की आकृति कब गायब हो गई। अरे तुम कहाँ चली गई? उसने खाली कमरे की ओर आवाज़ लगाई। ये तो हद हो गई, उसने ज़ोर से कहा और फिर उसे याद आया कि वो सही था। उसने लगभग 2 महीने पहले रिचर्ड को 2 हफ्ते की छुट्टी दी थी। उसकी एक और रात नींद से भरी रही। अगली सुबह जब रामकिशन चाय लेकर आया तो क्रिस्टोफर ने उसे पूरी घटना सुनाई। रामकिशन बोला, अरे साहब, मैं तो आपको उसी दिन बताने वाला था जब आप आए थे। दूध वाले की बेटी अचानक गायब हो गई थी। सबने सोचा कि वो भाग गई है। ठीक है रामकिशन, मैं इस मामले में सारी जांच करूंगा। और फिर अगले 13 दिनों तक क्रिस्टोफर इस मामले में कार्रवाई करने की कोशिश करता रहा। उसने अलग अलग जगहों पर छानबीन करी, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई और अदालत में मुकदमा दायर किया। रात में कमला की आत्मा उसके सामने प्रकट होती और वह उससे इस मामले पर चर्चा करता। जब मामला पूरी तरह से जज के सामने आया तो जज हैरान था। हैरान जज से तब क्रिस्टोफर ने कहा कि पीड़िता की आत्मा अभी आएगी और गवाही देगी क्योंकि मामले का कोई गवाह है ही नहीं। ये बात सुनते ही जज बहुत ही हैरानी में पड़ गया। फिर जज के कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और जैसा कि क्रिस्टोफर ने कहा था, वह आत्मा जज के कक्ष में आई और हैरान जज को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसी दिन बाद में बाथटब हटाया गया और उसके नीचे कमला का सड़ा गला शव मिला। रिचर्ड टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब इस इमारत को बाहरी घरों समेत बहुत समय पहले ध्वस्त कर दिया गया था। अब इस जगह की जगह वहाँ पर एक बड़ा आम का पेड़ लगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी रिवेंज ऑफ द स्ट्रेंज स्पिरिट। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।